नोट्स अपडेट कर लिया आप लोगों ने? नोट्स एटॉमिक में अपडेटेड है? शीट को, क्वेश्चन को ठीक से रखें, जहां पे आपका नोट्स है उस नोट्स में ही आप लगा दिया करें। अगर आपको ज्यादा समझ में नहीं कुछ है कि कहाँ रखना चाहिए तो नोट्स में लगा दीजिए, या एक फाइल में अलग से रखिए, टॉपिक ऊपर में लिख दिया करें आप। अगर टॉपिक, क्योंकि एटॉमिक स्ट्रक्चर सिर्फ लिखी हुई है, तो टॉपिक भी मेंशन कर दे किस टॉपिक के बाद इसको बाद में कब बनाना। रिवीजन के समय वो सब चीजें यूजफुल हो जाती। चलिए हम लोग आज शुरू करते हैं। कौन सा? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। छोटा सा इफेक्ट है, मालूम है, न्यूमेरिकल्स इसमें थोड़े यूजफुल आ जाते हैं कई बार। पिछली क्लास में हम लोगों ने लास्ट टॉपिक एक कॉस्मिक रे का पढ़ा था। कॉस्मिक रे को थोड़ा सा समझाया था और उसके फ्रीक्वेंसी या वेवलेंथ का एक रेंज हमने बताया था कि वो ध्यान रखना चाहिए। क्या रेंज था? कॉस्मिक का क्या रेंज था? 10 टू द पावर 22 से 24। ये क्या था? फ्रीक्वेंसी थी या वेवलेंथ थी? फ्रीक्वेंसी थी, ये वेवलेंथ नहीं थी। तो अब एक पॉइंट और बताइए, अगर मैं आपसे क्वेश्चन में ये पूछूं कि मुझे कॉस्मिक रेज में की एनर्जी बताओ, अगर क्वेश्चन ऐसे पूछ दिया गया, एनर्जी ऑफ कॉस्मिक रे, जल्दी से कैलकुलेट करें। एग्जैक्ट नहीं बताना, आपको ऑर्डर में बताना है। 10 टू द पावर x किलो जूल पर मोल, ऐसे बताना। आंसर इसी फॉर्मेट में होना चाहिए। सबसे ज्यादा एनर्जी कॉस्मिक रेज के होते हैं जो हमारे सोलर सिस्टम से बाहर से अर्थ पर आता है और एटमॉस्फेयर से इंपैक्ट होने के बाद एयर मॉलिक्यूल को कई सारे फंडामेंटल पार्टिकल्स में वो डिसोसिएट करता है। क्या है? 10 टू द पावर -11 किलो जूल पर मोल। ठीक है, इतना टाइम क्यों लगेगा भाई? 10 टू द पावर 12, इन लोगों का -14 -11, आपका 12 है। 10 टू द पावर 11 -11, तो रेंज बना दोगे दो, एक 22 के लिए, एक 24 के लिए, यही करोगे ना अधिक से अधिक, या मैक्सिमम लेके चले जाओगे, यही कर सकते हो अधिक से अधिक। हाँ, -16 टू -14, ठीक है, -12 टू -14, ठीक है, -13 टू -14। क्या है शिवम? जोर से। -12। बहुत ज्यादा का सब लोगों का अंतर नहीं आ रहा है। कोई -12 में है, कोई +12 में है, कोई -14 में है, +10 से +12। चलो, क्या दिक्कत है इसमें? क्या है कुछ भी फालतू का क्वेश्चन है। कॉस्मिक रे की एनर्जी पूछा हमने, तो फ्रीक्वेंसी क्या है? 10 टू द पावर 22 से लेके 10 टू द पावर 24, मैक्सिमम भी लेके चल सकते हो। अब इसको किस में कन्वर्ट करोगे? एनर्जी में, तो एच न्यू में कन्वर्ट करो। एच न्यू में दोनों को कन्वर्ट करो, तो 6.6 इंटू 10 टू द पावर -34 SI यूनिट मेंटेन करो, और न्यू 10 टू द पावर 22, ये किस में आएगा? SI में। तो SI वैल्यू इज जूल, सेकेंड इनवर्स होता है ना ये 10 टू द पावर 22, और ये जूल इंटू सेकेंड है, तो मेरा आ गया जूल में। तो जूल में आया तो मुझे किलो जूल पर मोल में लिखना है, तो पहले 10 टू द पावर 3 से डिवाइड करना है। अब किलो में आया, अब उसके बाद ये मोल में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो मोल में कन्वर्ट करने के लिए फिर 6 इंटू 10 टू द पावर 23 से फिर मल्टीप्लाई करनी होगी। अब जरा देख लो, चेक कर लो, तो 10 टू द पावर 3 है तो 19 आया, तो -15 आया, अरे 19 आया ना, तो ये -15 आया, तो -15 और 23 तो +8 आया,
और ये 36 हो जाएगा तो 10 गया, तो 10 टू द पावर कितना हो गया 9। तो क्या क्या बोले जा रहे हो, इसका मतलब इसकी एनर्जी 10 टू द पावर 9 किलो जूल पर मोल से ऊपर जाएगी, तो वहां पे कितनी चली जाएगी 11 चली जाएगी, वहां पर क्या है 24। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, क्या 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 कर दे किए जा रहे हो। देखो ये ध्यान रखना है, जैसे वेब फ्रीक्वेंसी ध्यान रखते हो, गीगा का ऑर्डर में रफली याद रखो 963, 963, 9 किसका कॉस्मिक का, 6 उसके बाद किसका गामा का, 3 किसका एक्सरे का। तो रफली ऐसे याद रखा करो, ठीक है। ये देखो मैंने लिख दिया है, कॉस्मिक रे जो पिछले दिन पढ़ाया था उसको हमने लिख दिया है, फिर से बता दिया था। देख लो ये गामा रेज का करस्पॉन्डिंग एनर्जी कॉस्मिक रे 10 टू द पावर 9 है, किस यूनिट में है किलो जूल पर मोल। गामा का किस में चला गया 10 टू द पावर 6, और ये एक्सरे का किस में गया 10 टू द पावर 3। तो ये ऊपर का ये याद रखो, और नीचे उसके बाद सीधे रेडियो वेव्स में 10 टू द पावर -8। तो रफली वो ध्यान रखिए, वहीं पर माइनस लगा दिया हमने, इस तरह से ध्यान रखा जा सकता। ये हो गया हमारा, ठीक है। बाकी कॉस्मिक रेज को बहुत डिटेल में पिछले क्लास में हमने बता दिया था, डेफिनेशन नोट बनाने के लिए हमने यहां पे लिख दिया। चले बढ़े आगे, हम लोग आज स्टार्ट कर रहे हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट किसने दिया था, किसने दिया था डी ब्रॉगली। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट आइंस्टाइन ने नहीं दिया था। अरे राम रे राम, ये तो हम स्कूल डेज से जानते थे भाई। ये स्कूल डेज से मुझे पता था कि आइंस्टाइन ने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं दिया है। स्कूल डेज में आप क्या बात कर रहे हैं आप। हाँ स्कूल में जरूर ये पढ़ाया गया था कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट थॉमसन ने दिया था, वो भी गलत है। थॉमसन ने री इन्वेस्ट किया था उसको, री इन्वेस्टिगेशन उसका किया था। देने वाले साइंटिस्ट हर्ज थे, HERTZ जो आप पढ़ रहे हैं, H हर्ज, और काफी पहले दिया था। किससे, आइंस्टाइन से। आइंस्टाइन ने समझो तो री इन्वेस्टिगेट किया था उसको। आइंस्टाइन ने उसमें एक चीज को, जैसे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट सभी को मालूम है क्या होता है, मेटल के सरफेस पर हम लोग लाइट डालते हैं तो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होता है। तो उसमें क्लासिकल फिजिक्स की जो थियरी लोग अप्लाई कर रहे थे, जिसके वजह से वो एक्सप्लेन नहीं हो पा रहा था फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, तो इसको एक्सप्लेन किया था आइंस्टाइन ने। और आइंस्टाइन को इसी चीज के लिए नोबेल प्राइज है 1921 में। क्या लिखा हुआ है, आइंस्टाइन लिखा हुआ है, दिया है। अरे ना रे, तो बहुत कॉमन सी बात है, तो कहीं भी निकाल के देख लोगे अच्छे जगह पे तो तुम्हारा मिल जाएगा। क्या बात करते हो, देखो तो गूगल किया तो गूगल पे भी आ जा रहा है, और तुम लोग गूगल से भी, इससे भी बाहर हो भाई। H हर्ज 1887 में। नहीं नहीं ये वाला सही भाई, विकिपीडिया पे जाके देख रहा हूं ना, हर्ज ने दिया, ठीक है। H हर्ज 1887। थॉमसन ने री इन्वेस्टिगेट किया था। में 1897। और इनका नाम तो काफी बाद में आएगा। पहले जो इफेक्ट इंट्रोडक्टरी लेवल पर है वो यही है कि जब हम किसी मेटल को के सरफेस पर क्या देते हैं, एक सर्टेन फ्रीक्वेंसी की लाइट इंसिडेंट करते हैं, तो यहां से क्या इजेक्ट होता है जी हमारा, इलेक्ट्रॉन। यही है ना, when light of
a certain frequency strikes the metal such as, शुरुआत के दिनों में ये किस पे करा गया, पोटेशियम, रेविडियम, सीजियम, लाइक strikes the metal, electron ejects, नहीं जी, the ejected electron is called, क्या बोलते हो बोलो, निकले हुए इलेक्ट्रॉन को क्या बोलते हो, फोटो इलेक्ट्रॉन। द इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड फोटो इलेक्ट्रॉन। और इस इफेक्ट को हम क्या बोलते हैं, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम मेटेलिक सरफेस अपॉन बम्बार्डमेंट ऑफ, सॉरी ये स्ट्राइकिंग लिख सकते हो, अपॉन स्ट्राइकिंग ऑफ लाइट of suitable frequency is called photoelectric effect. और इलेक्ट्रॉन के इजेक्शन को हम लोग एक इवैक्यूएटेड ट्यूब में कैथोड एनोड से कनेक्ट करके, जब हमारा एक मेटल के सीट से क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन निकलेगा, तो हम लोग इस इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन को करंट एक लूप बना करके फिर उसको मेजर कर सकते हैं कि करंट दे रहा है, जिससे कि क्लियर होगा कि मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो रहा। तो ये इफेक्ट बड़ा सिंपली ऐसे ही प्रेजेंट किया गया शुरुआत के दिनों में। अब इसके पॉइंट्स क्या है और फिर इसमें आइंस्टाइन का पॉइंट क्या है, अब हम लोग ये बात करें। इसमें तो कहीं कोई दिक्कत नहीं है। मेटल में हम लोगों ने पढ़ा है कि मेटल में लैटिस के बीच में फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। एक चीज बस इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन है जिसको आपको मिटाना। इट इज एंटायरली डिफरेंट फ्रॉम कॉन्सेप्ट ऑफ आयनाइजेशन। ठीक है, फेनोमेनन ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इज, आप कह सकते हैं, लाइक द फेनोमेनन ऑफ आयनाइजेशन, लेकिन ये उससे फिर भी बहुत ज्यादा अलग है। कैसे अलग है? आयोनाइजेशन एनर्जी में आप क्या करते हो, इलेक्ट्रॉन वहां भी निकालते हैं। फर्क क्या है, वहां पर कैसे निकालते हैं? गैसियस एटम्स, याद करें कहां से निकालते हैं, गैसियस एटम से। और वो एटम्स बॉन्डेड होते हैं या फ्री होते हैं? वो एटम्स जहां पे इलेक्ट्रॉन आप निकालते हो वो बॉन्डेड होते हैं या फ्री होते हैं? फ्री होते हैं, वो बॉन्डेड नहीं होते। डेफिनेशन ही है आयोनाइजेशन एनर्जी की, इट इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड to remove an electron from outermost orbit of an isolated gaseous atom। तो डेफिनेशन में वहां दो चीजें क्या क्या है। हाँ, तो आप एक चीज को पहले से ही कंक्लूड करके चले। अगर हमने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को डिफरेंशिएट करा है आयोनाइजेशन एनर्जी से, तो पहला डेफिनेशन में यहां पर क्या है, इसमें हम मेटल के सरफेस से इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करवाते हैं। नहीं छोटो, और ये मेटल के सरफेस पर क्या है, अच्छे से सोचो, यहां पर मेटल का लैटिस है और बीच में क्या है, बीच में कौन है, वही फ्री वाइब्रेटिंग इलेक्ट्रॉन्स है ना जी। अरे यही ना बीच में है। तो मेरा जो इजेक्शन हो रहा है यही वो फ्री वाइब्रेटिंग इलेक्ट्रॉन जो था उनका इजेक्शन हो रहा है। तो यहां पर आप क्या बोलेंगे कि हमारा एटम्स आर फ्री की बॉन्डेड? एटम्स आर बॉन्डेड, एटम्स आर बॉन्डेड, बट इलेक्ट्रॉन्स आर फ्री। कुछ समझ में आया? इलेक्ट्रॉन्स आर फ्री इलेक्ट्रॉन्स, फ्री मतलब है फ्री इलेक्ट्रॉन्स का, बंधा हुआ वो भी है लेकिन वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है। यहां पे क्या होता है, हमारा इलेक्ट्रॉन पूरा का पूरा किससे बंधा हुआ, बोलो, न्यूक्लियर फोर्स से। इलेक्ट्रॉन पूरा का पूरा छोटू किससे बंधा हुआ, न्यूक्लियर फोर्स से। दिस न्यूक्लियर फोर्स इज कॉल्ड जेड इफेक्टिव। और ये आइसोलेटेड है,
ये आइसोलेटेड है और गैसियस एटम। क्या जी सही है? और इलेक्ट्रॉन का रिमूवल कहां से हो रहा है? आउटर मोस्ट ऑर्बिट से, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम आउटर मोस्ट ऑर्बिट। तो कई जगह मैंने देखा है अच्छी अच्छी किताबों में कि दोनों को एक ही चीज लिखते हैं कि यहां जो इलेक्ट्रॉन निकालने में जो पोटेंशियल यूज होगा वही आयोनाइजेशन पोटेंशियल कहलाता, वो बिल्कुल आयोनाइजेशन पोटेंशियल नहीं कहलाएगा। यहां इलेक्ट्रॉन निकालने में जो पोटेंशियल यूज होगा, सुने उसका नाम क्या होता है? जो मिनिमम पोटेंशियल यूज होती है इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करने में, वर्क फंक्शन। वेरी गुड, आगे पढ़ोगे अभी आ जाएगा। मेटल के सरफेस से इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करवाने में जो मिनिमम फ्रीक्वेंसी यूज हो रही है, हमारी मिनिमम पोटेंशियल यूज हो रही है, एनर्जी भी बोल लो, उसे आप वर्क फंक्शन कहते हैं। लेकिन यहां पर हम वर्क फंक्शन नहीं क्या बोलते हैं, आयोनाइजेशन एनर्जी। ये किस मेटल, किस मटेरियल के लिए डिफाइंड है? ये कौन मटेरियल है? सॉलिड मटेरियल। सॉलिड मटेरियल है ना, तो ये बिल्कुल अलग है। और ये कौन सा मटेरियल है? गैसियस। तो अगर मैं बोलूं कि डिफरेंशिएट करने के लिए आयोनाइजेशन एनर्जी को वर्क फंक्शन से, यहां जो हमारा लगा पोटेंशियल, जो मिनिमम पोटेंशियल है जो यूज होगा, रिक्वायर्ड है, दिस इज कॉल्ड क्या कहलाया बेटा? वर्क फंक्शन। W से डिनोट कर लो, W नॉट से डिनोट कर लो, फाई से डिनोट कर लो, या फाई नॉट से डिनोट कर लो, किसी भी चीज से, फाई ही लिख लो ना। और यहां पे हमने बोला आयोनाइजेशन पोटेंशियल, यहां जो रिक्वायर्ड होगी, इस पोटेंशियल का नाम क्या बोला? आयोनाइजेशन पोटेंशियल। तो दोनों एक चीज है या नहीं? क्या क्या डिफरेंसेस है? पहला डिफरेंस, एटम्स इसमें क्या होता है इस इफेक्ट में? बॉन्डेड, उसमें एटम्स फ्री। दूसरा क्या होता है डिफरेंस? यहां पर इलेक्ट्रॉन्स फ्री होते हैं, वहां का इलेक्ट्रॉन स्ट्रांगली बॉन्डेड होता। तीसरा मटेरियल का फर्क है, ये सॉलिड मटेरियल के लिए डिफाइंड इफेक्ट, और ये गैसियस फेज के लिए हमेशा डिफाइंड, उसकी डेफिनेशन ही बनी हुई है गैसियस फेज के लिए। अब दिमाग लगाओ, अगर मैं दोनों को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में यूज करूं, यहां पर जो पोटेंशियल रिक्वायर्ड है जिसे मैंने वर्क फंक्शन बोला है, और यहां जो पोटेंशियल रिक्वायर्ड है जिसे मैंने आयोनाइजेशन पोटेंशियल बोला है, थोड़ा सा अंदाजा लगाओ दोनों में से कौन ज्यादा होगा? जनरल रिलेशनशिप में पूछ रहा हूं, आयोनाइजेशन पोटेंशियल ज्यादा होगा या वर्क फंक्शन ज्यादा होगा? आईपी। कौन ज्यादा होगा? किसमें ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करवाने के लिए? आईपी। आईपी वर्क फंक्शन। नहीं वो मुझे नहीं पता, मैंने जनरलाइजेशन में रिजल्ट पूछा। एटम पे डिपेंड करेगा वो तो मैं, मुझे भी समझ में आ रहा है। कौन ज्यादा होगा? आईपी वर्क फंक्शन। कितना तो सिंपल है यार, कैसे अप्रोच नहीं लगाते हो? थोड़ा तो आईक्यू का इस्तेमाल कर भाई। निकालना इलेक्ट्रॉन से, एटम से निकालना, एटम से, और निकालना इलेक्ट्रॉन को। एटम से निकालना है और इलेक्ट्रॉन को निकालना। तो सबसे पहले फोकस किस पे बनाना है? अगर मुझे एनर्जी को समझनी है, जिसको निकालना है पहले उस पे फोकस है ना। अरे निकालना किसे है तो फोकस किस पे करना कि इलेक्ट्रॉन कहां पर ज्यादा स्ट्रांगली बंधा हुआ। इतना सिंपल है। इसका इलेक्ट्रॉन तो ऐसे ही वाइब्रेट करता। मेटल में इलेक्ट्रॉन सरफेस पर क्या होता है? वाइब्रेट करता। अरे वाइब्रेट करता है ना, ऑसिलेट, तभी तो मेटल में लस्ट्रस प्रॉपर्टी हम लोग बोलते हैं। इसीलिए ये इलेक्ट्रॉन्स रिलेटिवली फ्री और वो इलेक्ट्रॉन बंधे हुए हैं। तो जो जनरल रिलेशनशिप होगा क्या होगा जी? वो कौन ज्यादा हो गया? वर्क फंक्शन से ज्यादा हो गया हमारा आयोनेशन पोटेंशियल। समझे? क्योंकि यहां पर जो इलेक्ट्रॉन्स है वो कौन से इलेक्ट्रॉन्स है? फ्री।
फ्री ऑसिलेटेड कह सकते हो और वाइब्रेटिंग इलेक्ट्रॉन्स। इसीलिए इनको निकालना रिलेटिवली क्या हो सकता है, आसान हो जाएगा। वाइब्रेटिंग इलेक्ट्रॉन्स, अरे चलिए तो अगले पेज में अब हम लोग जाते हैं। इस इफेक्ट का इस तरह से क्या क्या कंक्लूजन इसमें बोला गया फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में। अभी हम लोग आइंस्टाइन के पॉइंट पर नहीं पहुंचे, ठीक है। देखिए रिजल्ट्स। पहला, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इज मोर प्रोनाउंस्ड इन एल्कली मेटल्स ड्यू टू लो आयनेशन पोटेंशियल। क्यों ये एक्सपेरिमेंट एल्कली मेटल के साथ किया गया? क्योंकि उनके आयनेशन पोटेंशियल की वैल्यू कम होती है, तो मेटल आराम से इलेक्ट्रॉन देगा। अगर आप सेम एक्सपेरिमेंट को कॉपर में करने जाएंगे तो हमारे वर्क फंक्शन की वैल्यू क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। मतलब हमने बोला वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कर लीजिए। तो अगर आपको आयनेशन पोटेंशियल का थोड़ा सा ध्यान में है ऑर्डर, तो आपको और ज्यादा सहूलियत होगी। तो पोटेशियम, रबिडियम या सोडियम या सीजियम को इस्तेमाल करने का फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में रीजन क्या है? उनकी आयोनेशन पोटेंशियल लो है। कोई दिक्कत? बोलो क्यों आयोनेशन पोटेंशियल लो है छोटू? क्योंकि लेफ्ट एंड डाउन जाने पर साइज के बढ़ने की वजह से हमारी आयोनेशन पोटेंशियल कम है। अगला पॉइंट सेकंड, ओनली दोज रेडिएशंस व्हिच हैव अ सर्टेन मिनिमम वैल्यू ऑफ फ्रीक्वेंसी, जिसको आप बोलेंगे थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। क्या बोलेंगे? थ्रेशोल्ड अंग्रेजी की एक शब्द है, बड़ा सिंपल सा शब्द है। जो मिनिमम फ्रीक्वेंसी यूज होगा इसको हमने बोला थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। मतलब करस्पॉन्डिंग जो वेवलेंथ हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। करस्पॉन्डिंग वेवलेंथ वो हमारा हो जाएगा लेमडा नॉट, जिसे आप क्या बोलेंगे? थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। मतलब ये दे करके, ये एनर्जी, ये फ्रीक्वेंसी या ये वेवलेंथ दे करके हम मेटल के सरफेस से इलेक्ट्रॉन इजेक्ट करवा रहे हैं, लेकिन उसमें काइनेटिक एनर्जी होगी या नहीं होगी? नहीं होगी। मतलब आपको अगर मेटल से इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन को कोई काइनेटिक एनर्जी देनी है, उसको स्पीड देनी है, जो कैलकुलेशन में क्वेश्चन पूछेगा आपसे, तो आपको उसके लिए उससे एनर्जी को क्या करना पड़ेगा? थ्रेशोल्ड एनर्जी से ज्यादा देनी होगी, ठीक है। तो यहां पे यही पॉइंट है, सिर्फ वैसे ही रेडिएशन इसमें इस्तेमाल किए जाएंगे जिनकी मिनिमम फ्रीक्वेंसी होगी, जो कि इलेक्ट्रॉन को क्या करवा सकते हैं? इजेक्ट। अगला, द वैल्यू ऑफ न्यू नॉट इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट मेटल्स। अगर मेटल बदलेगा तो जाहिर सी बात है बदल जाएगा। ऐसा क्यों होगा? क्योंकि मेटल बदलने से फ्री इलेक्ट्रॉन पर न्यूक्लियर चार्ज का इफेक्ट क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। अगला पॉइंट, द नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स इजेक्टेड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट। ये कह लो तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का सबसे बड़ा पॉइंट यही है। लेकिन ये पॉइंट क्लासिकल फिजिक्स के पॉइंट से ये इसको समझना पड़ेगा, क्योंकि आइंस्टाइन का यहीं पे रेक्टिफिकेशन। पहले आप नॉर्मल समझिए इस पॉइंट को, क्या है ठीक से देखिए। नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स, जो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हुआ है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट। अब आप इंटेंसिटी ऑफ लाइट को समझते हैं, लाइट की इंटेंसिटी को समझते हैं। पहले हमने लिखा है नंबर ऑफ इजेक्टेड फोटो इलेक्ट्रॉन्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी ऑफ लाइट। इंटेंसिटी लाइट का अगर बढ़ा तो ज्यादा हम फोटो इलेक्ट्रॉन्स इमिट करेंगे। क्या एनर्जी बढ़ी उस समय या नहीं बढ़ी? एनर्जी बढ़ी या नहीं बढ़ी उस समय? एनर्जी नहीं बढ़ी। यही चीज समझना। लाइट इंटेंसिटी एरिया पर डिपेंड करता है, पढ़ा होगा आप लोगों ने। जब आप लाइट को धीरे धीरे छोड़ते हैं अपने पास से, तो यहां पे वो कम एरिया में, कम क्रॉस सेक्शनल एरिया ले यूज करता है। धीरे धीरे वो जब स्प्रेड करेगा तो ज्यादा एरिया पर जाएगा, तो इंटेंसिटी वो धीरे धीरे बढ़ जाती है कि घट जाएगी? घट जाएगी। हमने इसलिए पिछले क्लास में आपको बोला था, इंटेंसिटी का मतलब होता है ब्राइटनेस।
यूज किया था हमने एक वर्ड। तो ध्यान से सुनिए, अगर आपका कोई लाइट है, जैसे अभी आपके सामने लाइट जल रही है, अगर आप इस लाइट को डिम करते हैं, तो क्या मेरी एनर्जी घटी या बढ़ी? एनर्जी पर फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि फ्रीक्वेंसी तो अभी भी वही आ रही है। फ्रीक्वेंसी तो कलर टू कलर चेंज होगा, तो एनर्जी अभी भी वही आ रही है। आगे मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया, लिख दिया, पढ़ेंगे भी। डिम करने से या लाइट को ब्राइट करने से किस चीज में अंतर आता है? इंटेंसिटी में। किस में फर्क नहीं आता? एनर्जी में फर्क नहीं आता। तो इन्होंने क्या बोला फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में, कि जो हमारा फोटो इलेक्ट्रॉन्स इजेक्टेड है, निकले हुए फोटो इलेक्ट्रॉन्स है, इनकी संख्या किस पर डिपेंड करती है? इंटेंसिटी। जितना आप लाइट को ब्राइटर करेंगे, उतना ही फोटो इलेक्ट्रॉन ज्यादा इमिट करेगा। हाँ, नंबर ऑफ फोटॉन्स बढ़ेगा। यही तो समझना है। एक फोटोन की एनर्जी नहीं चेंज होगी। समझ में आया? यही बात बस समझना है इसमें। अगर हमारा इंटेंसिटी बढ़ा, तो जो फोटोन इमिट होगी, उस फोटोन बोलते हैं ना हम लोग, इसको पढ़ा हम लोगों ने पिछले क्लास में, क्वांटम। तो जो फोटोन इमिट होगी, उसमें हर एक फोटोन की, फोटोन एक पार्टिकल है, तो हर एक फोटोन की एनर्जी सेम रहेगी, वो चेंज नहीं होगी। कितनी भी आप इंटेंसिटी बढ़ा रहे हैं, नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स बढ़ेगा, मतलब एग्रीगेट एनर्जी बढ़ेगी। तो एग्रीगेट एनर्जी की तो हम बात ही नहीं करते हैं। हमारा अभी पॉइंट है कि जो इजेक्टेड फोटो इलेक्ट्रॉन्स है, इंटेंसिटी बढ़ाने से उसकी संख्या बढ़ेगी और इसको घोर के पी जाएगी, क्योंकि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में यही यूज होगा। अब ये कैसे अलग है, हम लोग आगे बात करेंगे। इंटेंसिटी ऑफ लाइट डज नॉट रिप्रेजेंट एनर्जी, लिख दिया इसलिए क्लियर कि किसी को कोई कंफ्यूजन ना हो। लाइट की इंटेंसिटी का मतलब बिल्कुल नहीं होता है एनर्जी। दोनों ही अलग अलग प्रॉपर्टीज है। कौन दोनों? इंटेंसिटी और एनर्जी, दोनों अलग अलग। इंटेंसिटी रेफर्स टू द ब्राइटनेस और पावर ऑफ लाइट पर यूनिट एरिया। इसको कैलकुलेट भी करते हैं आप लोग। अरे एस इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्या बोलते हैं, आई इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्या बोलते हो? आर स्क्वायर के। फिजिक्स में कैलकुलेशन है ना, एक आर स्क्वायर की इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो इंटेंसिटी रेफर्स टू द ब्राइटनेस और पावर ऑफ लाइट, किसका हो गया? पर यूनिट एरिया। एनर्जी इज एसोसिएटेड विथ फ्रीक्वेंसी। A high intensity light source emits more photons, but each photon can still have the same energy. ये पॉइंट आ गया समझ में? अरे आ गया ना? जब भी आप एक ज्यादा इंटेंसिटी की लाइट सोर्स इस्तेमाल करेंगे, तो इससे फोटॉन्स ज्यादा निकलेगा, लेकिन इंटेंसिटी बदलने से उनकी एनर्जी नहीं बदलेगी। एनर्जी कब बदलेगी फोटो इलेक्ट्रॉन्स की? जब हमारा फ्रीक्वेंसी चेंज होगा, तभी फोटो इलेक्ट्रॉन्स की प्रत्येक की एनर्जी चेंज होगी। ठीक है, चल कहां पे सम लिखा हुआ? सेम होगा, सॉरी ये सेम है। चल, अब रिलेशनशिप किसके किसके बीच? रिलेशनशिप इंटेंसिटी और एनर्जी के बीच रिलेशनशिप। एक बार और हमने कोशिश किया है कि आपके नोट्स में अगर आप कोई एक्सप्लेन करना चाहे तो लिख सकते हो। देखो बहुत बड़े अच्छे से लिखा। हम दो ऑपोजिट कंडीशन लेते हैं। एक वैसा कंडीशन लेते हैं जिस लाइट की एनर्जी कम, ठीक है, एनर्जी कम है, और एक ऐसा लेते हैं जिस लाइट की एनर्जी ज्यादा। तो एक हमने एग्जांपल लिया ब्लू और एक एग्जांपल लिया रेड। रेड की एनर्जी कम है, हम उसकी ब्राइटनेस बढ़ा रहे हैं, और एक लिया ब्लू, ब्लू की एनर्जी ज्यादा, हम उसकी ब्राइटनेस कम कर रहे हैं। अब फोटो इलेक्ट्रॉन्स को समझते हैं, इजेक्टेड फोटो इलेक्ट्रॉन। देखो क्या लिखा, अ ब्राइट रेड लेजर हाई इंटेंसिटी लो एनर्जी। क्लियर हुआ? पहले ब्राइट लिया है तो इंटेंसिटी क्या हो गई? हाई। बोलो, तो ब्राइट रेड लिया है तो इंटेंसिटी हाई, लेकिन एनर्जी क्या हो गई? कैसे पता चला एनर्जी लो हुई? क्योंकि रेड का वेवलेंथ सबसे ज्यादा है। तो बहुत सिंपल हो गई हमारी कि एनर्जी तो नीचे कम हो गई ना, इसीलिए हमने ब्राइट रेड लेजर लिया, जिससे क्लियर हो गया कि हमारा इंटेंसिटी हाई लिया हमने और एनर्जी लो। एंड अ डिम ब्लू, इस बार ब्राइट न लेके क्या लिया, मतलब जिसकी एनर्जी ज्यादा थी उसको डिम लिया, तो इस बार इंटेंसिटी मेरी क्या हो गई? लो, क्योंकि डिम लिया है इसलिए लो, और ब्लू लिया है इसलिए एनर्जी क्या हो गई? हाई। अरे आया समझ में ना? डिम लिया तो इंटेंसिटी लो होगी,
और ब्लू लिया इसलिए एनर्जी ज्यादा होगी, रेड में ब्राइट लिया इसलिए इंटेंसिटी ज्यादा होगी, और चूंकि रेड लिया है इसलिए एनर्जी कम होगी। तो ऑपोजिट कंडीशन। कैन बोथ हैव देयर इंटेंसिटी इंक्रीज्ड बाय एडिंग मोर फोटॉन्स बट द ब्लू लेजर विल ऑलवेज हैव हायर एनर्जी फोटॉन्स ड्यू टू इट्स फ्रीक्वेंसी। समझ में आ गया? भले ही आपने ब्राइट रेड से मेटल को स्ट्राइक किया, ज्यादा फोटॉन्स आएंगे, लेकिन इच फोटॉन्स की संख्या ज्यादा आएगी, लेकिन प्रत्येक फोटॉन की एनर्जी क्या होगी? कम होगी। भले ही आपने डिम ब्लू लिया है तो इंटेंसिटी आपने कम डाला है, तो फोटॉन्स जो इजेक्ट होगा वो कम इजेक्ट होगा, लेकिन उसकी एनर्जी जो होगी वो रेड वाले से ज्यादा होगी। ये अब समझ में आ गई चीजें, बस यही एक्सप्लेन करना था। हाई इंटेंसिटी, लॉट्स ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स। मैग्नीट्यूड ऑफ काइनेटिक एनर्जी, अब अगला पॉइंट है, वो हमने रिलेशनशिप था। अगला पॉइंट आ जाओ। 3 पॉइंट पीछे डिस्कस हुआ है। क्या क्या? पहला क्या है? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ज्यादा प्रोनाउंस्ड है या ज्यादा इंपैक्टफुल है किसके लिए? एल्कली मेटल्स के लिए। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, थ्रेशोल्ड एनर्जी और थ्रेशोल्ड वेवलेंथ को हमने पढ़ा। जो मिनिमम फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ या एनर्जी यूज होती है किस चीज के लिए? इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन के लिए, वो थ्रेशोल्ड हो गया। और नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया इंटेंसिटी ऑफ लाइट के। 3 पॉइंट। चौथा पॉइंट क्या है? अब जो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हुआ उसकी काइनेटिक एनर्जी पर बात कर रहे हैं। छोटू क्यों सो रहा है? जिसके लिए नोबेल प्राइज लोग लेके चले गए, तू वो बैठ के सुनते सुनते सो रहा है, बताओ। हाँ, अब काइनेटिक एनर्जी पर। काइनेटिक एनर्जी जो इमिटेड इलेक्ट्रॉन है, इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन है, वो किस बात पर डिपेंड करेगी? उसकी काइनेटिक एनर्जी काइनेटिक एनर्जी वर्क फंक्शन पर डिपेंड करेगा या नहीं करेगा? नहीं करेगा। क्यों करेगा? वर्क फंक्शन तो एक कांस्टेंट प्रॉपर्टी। काइनेटिक एनर्जी डिपेंड करेगा हमारा वर्क फंक्शन के बाद रिमेनिंग एनर्जी क्या है, जो बोर मॉडल में जैसे किया है। जितनी एनर्जी से बंधी हुई थी हमारी इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट में, उससे जितना आपने ज्यादा दिया तो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन जो फ्री हो गया वो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हुआ। वहां एटम को दिया था, यहां वही मेटल को दे रहे हो, तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बाद जो एनर्जी बच जाएगी वो कन्वर्ट कर जाएगी किस में? मतलब टोटल एनर्जी जो हमने इंसिडेंट लाइट का डाला है, दिस विल बी इक्वल टू सम ऑफ थ्रेशोल्ड एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। समझ गए सभी लोग? टोटल एनर्जी जो हमने डाला है, ये एनर्जी 2 पार्ट में बट गया। अगर ये थ्रेशोल्ड के बराबर है तब तो सारा का सारा थ्रेशोल्ड ले लिया और सरफेस पर आ गया। अगर ये थ्रेशोल्ड से ज्यादा है तो उसके बाद जो एक्स्ट्रा एनर्जी बचेगी वो किस में कन्वर्ट हो गया? काइनेटिक में। और एक पॉइंट, हम लोग जो मेटल पर बॉम्बार्ड कर रहे हैं, स्ट्राइक कर रहे हैं रेज को, लाइट को, ये कौन सा इलेक्ट्रॉन निकल के आ रहा है? सरफेस का या अंदर का? सरफेस का या अंदर का? ध्यान रहे, ये सरफेस का निकलता है, एकदम ध्यान रहे। शायद आगे मैंने पॉइंट में लिख दिया होगा। ये इलेक्ट्रॉन हमेशा इजेक्ट होता है कहां से? सरफेस से। ये अंदर से, कोर से इलेक्ट्रॉन निकल के नहीं आता, इसलिए आप इसको बिल्कुल ही आयोनाइजेशन एनर्जी से अलग कंसीडर करें। मैग्नीट्यूड ऑफ काइनेटिक एनर्जी फोटो इलेक्ट्रॉन्स का increases with the increase in the magnitude of the frequency of the incident radiation above the threshold frequency। बहुत क्लियर लिखा हुआ है। मतलब ये डिपेंड करेगा कि नहीं इंटेंसिटी पे? सोच के बताओ। क्या मैंने पूछा? जो काइनेटिक एनर्जी होगी फोटो इलेक्ट्रॉन की, क्या ये डिपेंड करेगा कि नहीं? किस पे? इंटेंसिटी पे। करेगा कि नहीं करेगा जी? बिल्कुल नहीं। क्या ये क्लियर हो गया अच्छे से? यही पॉइंट, ये एक अगला अच्छा और बड़ा पॉइंट जिसको आपको ध्यान रखना है कि ये किसी भी हाल में इस पर डिपेंड नहीं करेगा। इंटेंसिटी का बस एक ही काम है, ज्यादा से ज्यादा फोटो इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट करवाना। इंटेंसिटी उसकी काइनेटिक एनर्जी और एनर्जी को या स्पीड को कोई फर्क नहीं डालेगा। ठीक है, इस तरह से वेलोसिटी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन दस डज नॉट डिपेंड अपॉन इंटेंसिटी ऑफ। वेलोसिटी सिर्फ किस पर डिपेंड करेगा? जो हमने लाइट डाली है उसकी फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड से कितनी ज्यादा है। देखिए, इंक्रीजेज इन द मैग्नीट्यूड ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ द इंसिडेंट रेडिएशन अबव द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। देयर इज नो टाइम गैप बिटवीन द स्ट्राइकिंग लाइट बीम एंड द इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम मेटल सरफेस। दोनों के बीच कोई टाइम गैप नहीं है। दोनों के बीच कोई टाइम गैप नहीं है। जैसे आप
दो एटम को आप जब कंबाइन करते हैं तो इलेक्ट्रॉन पहले एक्साइट होता है, एक्साइट होकर फिर बॉन्ड बनाता है। तो अगर हम पहले बोले कि एक्साइटेशन पहले आया कि बॉन्ड फॉर्मेशन पहले आया, साथ में आया। एक्साइटेशन इज द पार्ट ऑफ बॉन्ड फॉर्मेशन, दोनों के बीच टाइम गैप नहीं। तो पहले लाइट इंसिडेंट जो हो रही है वो घटना पहले हुई है कि पहले फोटो इलेक्ट्रॉन इमिट हुआ, तो दोनों घटनाएं साथ में हुई। सोचने से सुनने से भले आपको जो लगे। अगला पॉइंट तो ये लिख दिया हमने। नेक्स्ट पॉइंट यही है, देखिए दो इमेज लगा दिया है। ये मेटल का सरफेस है, ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स है जिस पे लाइट इंसिडेंट हुई है और फ्री इलेक्ट्रॉन्स इमिट हुआ है। इसको हमने एक ट्यूब में किया है, वैक्यूम चैम्बर है। वैक्यूम चैम्बर में मेरा ये एक तरफ डिटेक्टर और एक तरफ मेटल का सरफेस है। तो मेटल के सरफेस पर लाइट आई है, लाइट आने के बाद इलेक्ट्रॉन इमिट हुआ है, बोलो। और यहां पर सामने कौन लगा हुआ है? डिटेक्टर। हमने सर्किट को कंप्लीट करवाया है ताकि करंट को डिटेक्ट कर सके, मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन को जज कर सके। एक पॉइंट और है, बाकी फिजिक्स में जाओगे तो एक और चीज लग जाएगा, इसमें पढ़े होगे शायद, कॉन्सेप्ट ऑफ स्टॉपिंग पोटेंशियल, वी नॉट। तो ये फिजिक्स में जाओगे तो इसी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में वो एक्स्ट्रा वो टर्म यूज होगा, हम लोग को केमिस्ट्री में उसकी यूज नहीं पड़ेगी। मेरा ये कहने का मतलब है यहां से जितने भी इलेक्ट्रॉन निकले हैं, क्या सारे इलेक्ट्रॉन यहां तक पहुंचेंगे या नहीं? ये डिटेक्टर तक पहुंचेगा या नहीं? डिटेक्टर मतलब कैथोड है, डिटेक्टर कौन है? कैथोड। यहां से निकले हुए सारे इलेक्ट्रॉन यहां तक पहुंचेंगे कि नहीं? पहुंचते, सारे नहीं पहुंचते। अब इसी चीज को एक्सप्लेन किया जाता है आगे आइंस्टाइन के इक्वेशन में कि सारे क्यों नहीं पहुंच पाते हैं जबकि सभी की इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन की एनर्जी क्या है? सेम। इजेक्टेड फोटो इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी सेम है, तो फिर सारे क्यों नहीं पहुंच पाते? तो इसको एक्सप्लेन किया हुआ। अभी हम लोग उस एरिया में नहीं जाएंगे, चलिए। कहीं नहीं इसमें दिक्कत है? ऑल द अबव रिजल्ट्स जितने भी फोटो इलेक्ट्रिक के ऊपर लिखे हमने रिजल्ट्स हैं, ये एक्सप्लेन नहीं किए जा सकते हैं किससे? ऑन द बेसिस ऑफ लॉज ऑफ वेव थियरी या क्लासिकल फिजिक्स। कहां पे डिसएग्री करता है हमारा क्लासिकल फिजिक्स? पहले खुद सोचो। हमारा क्लासिकल फिजिक्स इसमें कहां डिसएग्री करता है? क्यों आइंस्टाइन को नोबेल प्राइज मिला? तभी तो समझ में ये चीजें आनी चाहिए। पहले थ्रेशोल्ड की बात नहीं थी, कहीं नहीं। पहले सिंपल सा पॉइंट था, लोगों ने एक्सपेरिमेंट किया, मेटल से इलेक्ट्रॉन निकलता है, इस इलेक्ट्रॉन को हम सर्किट कंप्लीट करके करंट में यूज कर रहे हैं, लूप कंप्लीट करने के बाद। तो वो मिनिमम पोटेंशियल वाली बात तो आइंस्टाइन ने ऐड करी, जो पहले हमने पढ़ लिया, वर्क फंक्शन। क्लासिकल फिजिक्स के अकॉर्डिंग इमिटेड इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी इंटेंसिटी पर डिपेंड करनी चाहिए, क्योंकि एग्रीगेट एनर्जी तो हमने ज्यादा डाला है। समझ में आया? यही डिसएग्री। क्लासिकल फिजिक्स के अकॉर्डिंग इमिटेड इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होनी चाहिए। क्यों ज्यादा होनी चाहिए? क्योंकि एग्रीगेट एनर्जी हमने ज्यादा दिया, अगर ज्यादा इंटेंसिटी को यूज किया। तो इस चीज को किसने डिफरेंशिएट किया? आइंस्टाइन ने। क्या बोल के? भैया मेटल का वर्क फंक्शन अलग अलग है, इसीलिए तुम्हारे लौटने वाली रे जो है उसमें फोटो इलेक्ट्रॉन्स तो ज्यादा है लेकिन उनकी काइनेटिक एनर्जी सेम है। आया समझ में? मतलब ये जो पॉइंट आज आप समझ रहे हैं, जिसको आप फील कर रहे हैं कि मेटल के नेचर की वजह से ऐसा हो रहा है कि सभी का वर्क फंक्शन क्या है? अलग अलग है। तो एग्रीगेट एनर्जी अगर आपने ज्यादा इंटेंसिटी डाल के एग्रीगेट एनर्जी बढ़ा भी दिया तो निकलने वाले फोटो इलेक्ट्रॉन्स की काइनेटिक एनर्जी चेंज नहीं हो रही है, क्योंकि हर मेटल का अपना अपना वर्क फंक्शन। तो क्लासिकल फिजिक्स से यहीं पर वो डिसएग्री कर रहा है। देखो मैंने लिख दिया, किसी का हाँ एग्रीगेट एनर्जी ज्यादा है, क्या ज्यादा हो जाएगी? काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी डिपेंड इस पे करेगा कि आपने जो एनर्जी पहले लिया, लेने के बाद आपके पास जो रिमेनिंग एनर्जी बची, रिमेनिंग एनर्जी का बंटवारा होगा किस पे?
आपके फोटो इलेक्ट्रॉन्स पे। अब आपके फोटो इलेक्ट्रॉन्स की संख्या कितनी है और रिमेनिंग एनर्जी कितनी है, नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं और रिमेनिंग एनर्जी कितनी है, तब ना काइनेटिक एनर्जी बनेगा। समझ में आया? हम लोग करेंगे न्यूमेरिकल से और क्लियर होगा। देखो क्लासिकल फिजिक्स के अकॉर्डिंग टू विच द एनर्जी कंटेंट ऑफ द बीम लाइट डिपेंड्स अपॉन द ब्राइटनेस ऑफ द लाइट। यही बात तो बोल रहा हूं कि अगर आपने ओवरऑल ब्राइटनेस बढ़ाया तो क्या ओवरऑल एनर्जी बढ़ी कि नहीं बढ़ी है? बढ़ी है। तो अकॉर्डिंग टू विच द एनर्जी कंटेंट ऑफ बीम ऑफ लाइट डिपेंड्स अपॉन द ब्राइटनेस ऑफ लाइट। अगला पॉइंट, और द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इजेक्टेड या उससे जो जुड़ी हुई काइनेटिक एनर्जी है देन डिपेंड अपॉन द ब्राइटनेस ऑफ लाइट। कुछ समझ में आया जी? अगर मैं एग्रीगेट एनर्जी को लूं और मेटल को डिफरेंशिएट अभी नहीं करूं, मेटल मुझे सब क्या नजर आए कि मेटल का काम है इलेक्ट्रॉन को क्या करना, छोड़ना, तो एब्जॉर्बिंग फेनोमेनन तो गायब हो गया ना यहां से। अलग अलग नेचर पर जो आप अलग अलग चीजें वो एब्जॉर्ब कर रही है, तो उस केस में मेरा जो इमिटेड एनर्जी होगा तब तो ऐसे में क्या हो जानी चाहिए, सभी की काइनेटिक एनर्जी। बस यही पॉइंट है। तो यही चीज बोला गया है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इजेक्टेड और उससे जुड़ी हुई काइनेटिक एनर्जी विल देन डिपेंड अपॉन द ब्राइटनेस ऑफ लाइट। क्योंकि एग्रीगेट एनर्जी ब्राइटनेस में हमने क्या किया, बढ़ा दिया। बट इन प्रैक्टिस it is found that although the number of electrons ejected does depend on the intensity of light, their kinetic energy do not depend, और the electrons are, यहीं तक आप देखिए ना, ये बाद में देखिए। समझ में आया अच्छे से? ये प्रैक्टिस की बात है कि एक्चुअल में हो क्या रहा है, क्या पाया गया है कि काइनेटिक एनर्जी इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन की डिपेंड नहीं करती है किस पे, ब्राइटनेस पे या इंटेंसिटी पे। लेकिन होना क्या चाहिए था, करना चाहिए था। वजह उस समय तक क्या नहीं मालूम था, वर्क फंक्शन। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ये था, इसको अब आइंस्टाइन ने अपने हिसाब से वर्क फंक्शन इंट्रोड्यूस करके एक्सप्लेन करा। उसी को हमने दूसरे तरीके से फिर से लिख दिया। चलो ठीक से क्वेश्चन में हाँ दिया रहेगा आपको, या तो वर्क फंक्शन देगा तो काइनेटिक एनर्जी पूछ देगा, इंसिडेंट एनर्जी दे करके। कब कोई दो चीज तो देनी पड़ेगी, क्योंकि अपने पास तीन चीजें हैं। क्या क्या है अपने पास, एक टोटल एनर्जी और दूसरा वर्क फंक्शन और तीसरा काइनेटिक एनर्जी। तो तीन चीजों में कम से कम दो चीज को देना पड़ेगा। अगर वो दो चीज नहीं दे रहा, एक चीज दे रहा, तो तीसरे को किसी मुहावरे के थ्रू, बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद, ऐसा लिख के कुछ ना कुछ तो करेगा, जिससे कि आपको समझ जानी पड़ेगी कि यूवी लाइट, जैसे ऐसे लिख दिया, यूवी लाइट हमने बॉम्बार्ड किया। अब यूवी लाइट हमने बॉम्बार्ड किया तो उससे क्या क्लियर हो गया, फ्रीक्वेंसी किस ऑर्डर में क्लियर हो गया, 16 से 18, 16 to 18 एग्जैक्टली। तो वो दे दिया आपको, तो फ्रीक्वेंसी आपको निकल गया, तो आप तुरंत उससे किस में कन्वर्ट कर लेंगे, एनर्जी में, कि एनर्जी किस ऑर्डर में दिया गया वो देगा छोटू। क्या छोटू? हाँ निकल जाएगा, या उस फॉर्म में भी दे सकता है कि इतना मिनिमम पोटेंशियल रहेगा जो। अब इस लाइन को देख लो, इसी को हमने और में लिखा है, किसको, प्रैक्टिस वाले को। बट इन प्रैक्टिस इट इज फाउंड दैट although the number of electrons ejected does depend on the intensity of incident light, their kinetic energy do not depend। या इसी को क्या लिखा, the electrons are dislodged सिर्फ तब जब लाइट एक्सीड करेगा किसको, एक सर्टेन फ्रीक्वेंसी को, रिगार्डलेस लाइट इज इंटेंस और नॉट, और व्हाट इज द ड्यूरेशन ऑफ एक्सपोजर। इस बात पे वो डिपेंड नहीं करेगा। क्या लिखा हमने, क्वेश्चन को अगर ऐसा पूछा जाए, क्या काइनेटिक एनर्जी इस बात पर डिपेंड करेगा कि नहीं, ड्यूरेशन ऑफ एक्सपोजर, कितनी देर के लिए हमने लाइट लगाया, डिपेंड करेगा कि नहीं करेगा, नहीं करेगा। यही क्लासिकल फिजिक्स इसी पॉइंट को कहता है, उस पर डिपेंड करना चाहिए। अगर हमने ज्यादा देर के लिए लाइट दिया है, इसका मतलब हमने ज्यादा एनर्जी खर्च की है। लेकिन वो क्यों नहीं करेगा, क्योंकि फिर वही पॉइंट है, मेटल के सरफेस से इलेक्ट्रॉन निकल रहा और मेटल चेंज होगा, सभी का वर्क फंक्शन अलग अलग है। तो काइनेटिक एनर्जी इस बात पे छोटू डिपेंड नहीं करेगा कि हमारा ड्यूरेशन ऑफ एक्सपोजर क्या है। तो क्वेश्चन को इस फॉर्म में भी लगा सकता। हाँ ठीक, चलिए
आइंस्टाइन 1905 में एक्सप्लेन करते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को प्लैंक्स क्वांटम थियरी को यूज करते हुए, और इसके लिए 1921 का नोबेल प्राइज उनको मिला हुआ है, जो 21 में मिला नहीं था, मिला था 22 में। ठीक है, दिया गया था इनको 22 में, लेकिन वो है नोबेल प्राइज 21 का। देखिए क्या है, अब वही फोटो इलेक्ट्रिक ये वर्क फंक्शन वाला, इलेक्ट्रॉन्स इन मेटल्स आर हेल्ड बाय सम अट्रैक्टिव फोर्सेज and to overcome those forces a certain minimum amount of energy is required which is characteristics of metal. This is called photoelectric work function phi naught w naught या phi। तो ये पॉइंट बाद में ऐड हुआ है, जो आइंस्टाइन ने एक्सप्लेन किया कि मेटल के नेचर पर वो डिपेंड करेगा। ठीक है, टू कॉज इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स द फोटॉन्स ऑफ इंसिडेंट लाइट शुड हैव एनर्जी इक्वल टू और ग्रेटर देन दिस वर्क फंक्शन। अभी हम लोगों ने पढ़ा, तो w नॉट या phi नॉट को हमने लिखा h न्यू नॉट, ये मेरा क्या हो गया वर्क फंक्शन, ये मेरा क्या हो गया मतलब थ्रेशोल्ड पोटेंशियल, ये क्या हो गया मेरा वर्क फंक्शन, सॉरी ये क्या हो गई थ्रेशोल्ड एनर्जी, और h न्यू नॉट क्या हो गई यहां पर थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। ईच फोटोन कैन इजेक्ट वन इलेक्ट्रॉन। अब ये लाइन आप ध्यान रख लीजिए, इसको भी घोल के पी जाइए। एक फोटोन कितने इलेक्ट्रॉन इजेक्ट करेगा, एक फोटोन एक इलेक्ट्रॉन इजेक्ट करेगा, एकदम ध्यान रखिए। वो सुटेबल फ्रीक्वेंसी की होनी चाहिए, उससे कम में कुछ नहीं होगा। अमाउंट बढ़ा दिया तो ऐसा नहीं होगा कि कुछ लिया कुछ छोड़ दिया। ये लाइन मेरी समझ में आई, ये लाइन मेरी समझ में आई, मैंने क्या बोला। अगर 4 वोल्ट की मेरी वर्क फंक्शन है, तो आपने अगर ऐसा वेवलेंथ यूज किया जो 3 वोल्ट ही प्रोवाइड कर रहा है, और उसमें जम के दुनिया भर की ब्राइटनेस बढ़ा दी, मतलब ताबड़तोड़ इंटेंसिटी आपने बढ़ा दी, तो कितनी भी बढ़ाई तो ऐसा नहीं हो सकता है कि कुछ इलेक्ट्रॉन आपकी एनर्जी को लेकर के उतना जमा कर ले और निकल जाए। समझ में आया, और कुछ नहीं निकले। क्लियर हो गया ना, ये एकदम दिमाग में बैठ जाना चाहिए। इसीलिए बार बार ये चीजें बोली जा रही है। इंटेंसिटी पे सिर्फ क्या डिपेंड करेगा, नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स, लेकिन इजेक्ट होगा या नहीं होगा ये पहले थ्रेशोल्ड डिसाइड करेगा। ठीक है, तो एक फोटोन जितना आपने डाला है, जितने फोटॉन्स डाले हैं, इलेक्ट्रॉन्स भी उतने ही निकलेंगे। तो यहां से आप समझते हैं न्यूमेरिकल्स का खजाना हो जाएगा, बहुत सारे न्यूमेरिकल्स बनेंगे यहां से। इंसिडेंट लाइट में नंबर ऑफ फोटॉन्स अगर आपको मालूम चल गया या क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन दे दिया गया, तो इमिटेड नंबर ऑफ फोटॉन्स, नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स आपको वहां से मालूम हो गया। तो ईच फोटोन कैन इजेक्ट 1 इलेक्ट्रॉन। न्यू अगर ग्रेटर देन है किससे, न्यू नॉट से, तो फोटो इलेक्ट्रॉन्स इमिट करेगा, और अगर कम है तो इमिशन नहीं होगी। चलिए, इस तरह से फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए मेरा क्या चाहिए, न्यू। न्यू किसकी फ्रीक्वेंसी है जी, किसकी, इंसिडेंट लाइट की ना, इंसिडेंट लाइट। ठीक, तो यदि न्यू ग्रेटर देन न्यू नॉट, अब काइनेटिक की बात करते हैं, तो एच न्यू इम्पार्ट्स सम एनर्जी टू द इलेक्ट्रॉन दैट इज नीडेड टू रिमूव इट अवे फ्रॉम द एटम, एंड द एक्सेस एनर्जी वुड गिव अ सर्टेन वेलोसिटी काइनेटिक एनर्जी टू द इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन। यही बातें कर रहे थे ना भी हम लोग। जो बची हुई एनर्जी होगी बेटा वो किस में कन्वर्ट कर गई, काइनेटिक में। तो जो एच न्यू है मेरा इम्पार्टेड स्ट्राइक्ड, वो मेरा एच न्यू नॉट थ्रेशोल्ड प्लस किसके इक्वल हो गया, काइनेटिक। तो एच न्यू इक्वल्स टू एच न्यू नॉट प्लस हाफ एम वी स्क्वायर। यहां से जो वी आएगी वो कौन वाली वी आएगी पता है ना, वी मैक्स आएगी ना। कौन वाली वी आएगी, वी मैक्स। तो हाफ एम वी स्क्वायर मैक्स इक्वल्स टू एच न्यू इन न्यू डैश हो गया, माइनस कर दिया, या इसी को क्या लिख सकते हो, एच इंटू 1 बाय लेमडा माइनस 1 बाय, ऐसे भी लिख सकते हो ना। न्यू जहां पर फ्रीक्वेंसी इंसिडेंट लाइट की लिख दी। चलो कर्व पे इसको ले जाएंगे हम लोग, ध्यान दो। ये देखो, ये आपके लिए जुगाड़ किया है, ठीक से देखो। अब आपको अच्छे समझ में आना चाहिए, पेज को पढ़ो।
दिखा, ऊपर वही लिखा है कि एच न्यू नॉट कांस्टेंट है पर्टिकुलर मेटल के लिए, वो चेंज नहीं कर सकता है। जिसकी आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा है उनका सामान्य तौर पर वर्क फंक्शन क्या होगा, ज्यादा। अब उसको हमने दिखाया, जरा देखो, लिथियम के लिए अगर 2.42 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है तो उसकी आयनाइजेशन पोटेंशियल कितनी ज्यादा है। सोडियम की देखो, पोटेशियम की भी देखिए आप, ये अच्छा खासा डिफरेंस है, आपने गौर किया, वर्क फंक्शन से अच्छा खासा डिफरेंस है। कॉपर सिल्वर में भी देख सकते हो, सब में वो चीजें जा रही है। क्लियर हो गया अच्छे से, नहीं है कोई डाउट, बोलो। हाँ, हाँ, जिसके आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होंगे तो उनका वर्क फंक्शन ज्यादा होगा, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट वो पुअर शो करेगा। इसीलिए फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में हम लोग एस ब्लॉक के मेटल्स, पर्टिकुलरली एल्कली मेटल्स यूज करते हैं। यही बात तो तभी से समझा रहा हूं कि आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होने से सामान्य तौर पर वर्क फंक्शन भी क्या होगा, ज्यादा होगा, लेकिन दोनों चीजें एग्जैक्टली सेम नहीं। दैट्स इट, अच्छा डिफरेंस है कि नहीं है। इसलिए वैल्यू दोनों का लिखा है, कुछ मेटल्स का, डी ब्लॉक का भी लिखा है कि ऑलरेडी देखो आयनाइजेशन एनर्जी कितनी ज्यादा। तुम सोचो ना, लिथियम सोडियम पोटेशियम के लिए 2.2 पर है और सिल्वर 4.3 है, ये दुगुनी वैल्यू का मतलब आप समझिए, इसको किलोजूल पर मोल में कन्वर्ट करेंगे तो कितना ज्यादा होगा, तब वैल्यू आपको बड़ा बड़ा दिखेगा डिफरेंस। सोडियम की कितनी होती है आयोनाइजेशन एनर्जी, आयोनाइजेशन पोटेंशियल ये है, अगर इसको एनर्जी में कन्वर्ट करोगे तो कितनी होती है, 495 किलोजूल पर मोल। तो अब समझो कि वो किलोजूल पर मोल में कन्वर्ट करोगे तो वो ऑलरेडी 7.57, समझ गया। आइए, वर्क फंक्शन इज जनरली लोअर देन आयनाइजेशन एनर्जी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स इन अ सॉलिड मेटल आर ऑलरेडी डिलोकलाइज्ड एंड लेस टाइटली बाउंड देन इन एन आइसोलेटेड एटम। पढ़ाया है, ठीक है। वर्क फंक्शन या फाई हैज बीन डिफाइंड फॉर मेटल्स इन, किसमें, वैक्यूम। जो हम लोग वर्क फंक्शन डिफाइन करते हैं वो कहां पे डिफाइन करते हैं, ये भी ध्यान देना, वर्क फंक्शन कहां पे डिफाइन करते हैं। आपको ये समझ में आ रहा है, मीडियम टू मीडियम चेंज कर जाएगा या नहीं करेगा, सोचो, बहुत प्रैक्टिकल सी बात है। एयर में, वैक्यूम में, और जितना डेंस मीडियम लोगे आपको उतनी ज्यादा एनर्जी यूज करनी पड़ेगी, इसलिए वर्क फंक्शन की वैल्यू अलग अलग मीडियम में क्या हो सकती है, अलग अलग हो सकती है। तो जब भी हम लोग वर्क फंक्शन को डिफाइन करेंगे तो अपने स्टैंडर्ड में वो वैक्यूम में डिफाइन। अब काइनेटिक एनर्जी जो फोटो इलेक्ट्रॉन्स की होगी वो बढ़ेगी लीनियरली, किसके साथ, फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट के साथ। कैसे, इक्वेशन में सामने में है ना, अरे एच न्यू इक्वल्स टू क्या लिखा, एच न्यू नॉट, तो एच न्यू नॉट तो कांस्टेंट है, अब प्लस क्या लिखा, काइनेटिक एनर्जी। इसका मतलब जो मेरा काइनेटिक एनर्जी है वो लिनियरली बढ़ेगा किसके साथ, एच न्यू के साथ, या किसके साथ, न्यू के साथ, लिनियरली बढ़ेगा तो स्ट्रेट लाइन आएगा। अब जब स्ट्रेट लाइन आएगा इस इक्वेशन में तो मेरा ये कांस्टेंट है, ये मेरा y है, mx प्लस सी लगाएंगे तो इसमें जो मल्टीप्लाई है m, वो मेरा क्या हो गया, स्लोप। तो इस कर्व का, इस स्ट्रेट लाइन कर्व का स्लोप क्या हो जाएगा, h। स्लोप क्या हुआ जी, h। और इंटरसेप्ट क्या हो जाएगा, कांस्टेंट। कांस्टेंट कौन वाला, वर्क फंक्शन। तो वर्क फंक्शन मेरा इंटरसेप्ट हो गया, बोलो, वर्क फंक्शन इंटरसेप्ट हो गया और स्लोप हो गया x। तो कर्व को हम ऐसे लाए, यही वाला पार्ट मेरा इंटरसेप्ट जो एच न्यू, ये एच न्यू नॉट है, न्यू नॉट और स्लोप। इस एक्सिस पर क्या लिखा हुआ है, फ्रीक्वेंसी, और इस पर क्या लिखी हुई है, काइनेटिक एनर्जी। कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी इसमें, न्यूमेरिकल्स पर तुरंत जंप कर जाएंगे हम लोग।
ठीक है, चलो। अच्छा, यहां पर डॉटेड क्यों किया है, कोई बताओगे? हाँ, वेरी गुड। चलो क्वेश्चन जल्दी से बनाइए। सही से कैलकुलेट करोगे, मोबाइल ले सकते हो, निकाल सकते हो कैलकुलेटर यूज करने के लिए, क्योंकि जल्दी बनानी। लेकिन घर पे बनाना तो कैलकुलेटर यूज नहीं करना, रिक्वेस्ट कर रहे हैं आप लोग, कभी भी नहीं। फिफ्टी 56.2। थ्रेशोल्ड एनर्जी है E, वो है 7.52 इंटू 10⁻⁻19 जूल। और ये एनर्जी मेरे दो एनर्जी का सम है, एक hc बाय लेमडा नॉट और प्लस जो मेरी काइनेटिक एनर्जी है उसका सम। अब जो वर्क फंक्शन थ्रेशोल्ड जो है मेरा, अच्छा थ्रेशोल्ड है, सॉरी ये वर्क फंक्शन 5, ये तो मेरा वर्क फंक्शन में मैं अगर काइनेटिक एनर्जी जोड़ू तो मेरी एनर्जी टोटल निकलेगी, और टोटल एनर्जी जो दी हुई है वो दी हुई है हमारा 360 एंगस्ट्रॉम से मैंने बॉम्बार्ड किया, यही है ना जी। सिल्वर व्हेन इट इज एक्सपोज टू अ रेडिएशन ऑफ 360। तो पहले काम क्या करना है, इस 360 को एनर्जी में कन्वर्ट करना है। तो ये एनर्जी कितनी हो जाएगी, 6.6 इंटू 10⁻⁻34 SI यूनिट यूज किया करो हमेशा, इंटू 3 इंटू 10⁸ SI यूनिट बाय लेमडा। लेमडा 360 एंगस्ट्रॉम है, तो 10⁻ क्या लेना पड़ेगा, -10 मीटर में ना। तो पहले इस एनर्जी को कन्वर्ट कर लो कि क्या आएगा, क्योंकि यूज तो पड़ेगा ही, घटाना पड़ेगा। तो बोलो क्या आया ये, 6.625 3 है, 0.55 आ रहा है ये कैलकुलेशन। तो ये हो गया मेरा +10 18, अरे 18 तो 16, तो 5.5 इंटू 10⁻⁻16 -16 और नहीं -18 हो गया ना, -18, तो -18.55 है, तो -90। सही है जी, आया था इतना ना, 19 होगा, -18 अभी आ रहा है ना, -16, 360 है तो 10 दिया ना, तो माइनस ये सॉरी -9, -9 तो 9 8 17, तो 17 बच गया ना ऊपर, 17 -17 बचा, -17 तो -18 हो जाएगा। सही है। अच्छा, ये वाला किस ऑर्डर में है, -19 में, तो इसको क्या लिखना पड़ेगा, 55 इंटू 10⁻⁻19 जूल, क्योंकि घटाने के लिए ये यूनिट, ये तो सेम लेना पड़ेगा बेटा। तो अब आपका काइनेटिक एनर्जी यहां से कितनी आ गई, 7.52 में से घटाओगे 55 में से घटाओगे किसको,
7.5 को और इनटू क्या हो जाएगी 10 टू द पावर माइनस 19। इतनी मेरी काइनेटिक एनर्जी। स्पीड पूछ रहा है कि काइनेटिक एनर्जी ही पूछ रहा, काइनेटिक एनर्जी पूछ रहा, मैक्सिमम, यही मेरी मैक्सिमम वैल्यू होगी। तो इक्वल्स टू क्या हो जाएगी 47.5 इंटू 10 टू द पावर आ गया था। कितना आया था? E इक्वल्स टू किया आपने 5 प्लस काइनेटिक एनर्जी मैक्स, ठीक है। तो ये 360 एंगस्ट्रॉम आपने दिया, तो सही है। तो 360 एंगस्ट्रॉम को एनर्जी में कहां बदले आप वेवलेंथ के टर्म में लिख रहे हैं। ये यहां पर एनर्जी होगी ना, ये तो वेवलेंथ है ना, कन्वर्ट नहीं किए हैं अभी। कितने लोग आ गया? फिर से क्या बताना है यार, जोड़ है, एक ही चीज दिमाग में है यहां, मतलब यहां थोड़ा सा हल्का सा बायो नहीं है ना, बायो है। सॉरी मेरे से गलती, माफ कर दीजिए। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी या एनर्जी मेटल की इतनी, तो इतनी एनर्जी लेके इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होगा मिनिमम। अब कैलकुलेट करना आपको काइनेटिक एनर्जी जब आप सिल्वर को एक्सपोज करते हैं 360 एंगस्ट्रॉम के रेडिएशन से। तो 360 एंगस्ट्रॉम को पहले किस में कन्वर्ट करना है? एनर्जी में। आपकी जो टोटल एनर्जी बॉम्बार्ड करते हैं, स्ट्राइक करते हैं, ये दो पार्ट में स्प्लिट होती है। एक पार्ट जो कंज्यूम कर लेता है एटम, किस फॉर्म में? वर्क फंक्शन के फॉर्म में, यही ना वर्क फंक्शन है, ये मेरा फाई है। और दूसरा पार्ट क्या है? कन्वर्ट हो गया काइनेटिक में। तो मुझे काइनेटिक निकालनी है, वर्क फंक्शन दिया हुआ, तो काइनेटिक बराबर टोटल में से उसको घटा दोगे, तो टोटल मेरा वेवलेंथ दिया हुआ, इसको किस में कन्वर्ट करना है? एनर्जी में। अब एनर्जी में कन्वर्ट करेंगे तो यहां -18, 17, 16 जो भी आए, चूंकि आपको टोटल में से घटाना है किसको? वर्क फंक्शन को। तो पावर छोटू इसका जो है वही लोगे, तभी ना माइनस कर पाओगे कॉमन लेके, इसीलिए हमने इसको कन्वर्ट किया -19 में। तो जो कॉमन आया वो 55 माइनस क्या आया? 7.5 आया समझ में? देखो आंसर, एनर्जी का फॉर्मूला होता है 12,400 अपॉन लैम्डा, तो वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट है ना, जूल में समझ लो -34 लगा हुआ हुआ, मल्टीप्लाई करना होगा एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट को इलेक्ट्रॉन के चार्ज से, तब जूल में जाएगा वो। ये सब ध्यान रखिए। चलिए अगला क्वेश्चन, दो पार्ट है। फिर से बोलिए, क्यों क्यों इसको यूज करते हैं? ये तब यूज करते हैं ना जब इलेक्ट्रॉन वोल्ट में हो ये। हाँ, फिर उसको किलो जूल इसमें जूल में कन्वर्ट करने के लिए फिर इलेक्ट्रॉन के चार्ज से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो इतना क्यों करेंगे हम? डायरेक्टली ऐसा यूनिट रख के निकाल लेंगे ना जूल में। देखिए ये आप सही किए, ये भी सही है। अब ये 26 कहां से लाए हैं? 2600 है, तो -12 किया, -12 कैसे हुआ? ये 2600 है, तो आपने 100 छोड़ा यहां से, ये था एंगस्ट्रॉम, तो एंगस्ट्रॉम 10 पे पावर -10 है, तो -10 को अगर 100 देंगे तो -8 बचेगा कि -12 होगा? आया समझ में? नहीं आया सेकंड पार्ट जी? क्या आया सेकंड पार्ट? 1706। चलो बना रहे। फर्स्ट पार्ट में है, देखिए, यदि थ्रेशोल्ड वेवलेंथ प्रोड्यूसिंग द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इन टंगस्टन इज 2600 एंगस्ट्रॉम,
तो आपसे पूछ रहा है एनर्जी बताओ क्वांटम की इस वेवलेंथ पर जूल में, जूल और इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दोनों में एनर्जी पूछ रहा है क्वांटम की, वेवलेंथ दी हुई है। तो एनर्जी ये फोटो इलेक्ट्रॉन की नहीं पूछ रहा, क्वांटम। कौन वाली क्वांटम? फोटोन जो आपने स्ट्राइक किया। थ्रेशोल्ड वेवलेंथ फॉर द प्रोड्यूसिंग द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इन टंगस्टन इज 2600। अच्छा, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, हाँ तो हमने इंसिडेंट किया। थ्रेशोल्ड वेवलेंथ कौन सा है? इंसिडेंट लाइट की वेवलेंथ। तो अब इतने एंगस्ट्रॉम में है, तो आपको इसको इस क्वांटम की इसकी एनर्जी बतानी है किसमें? जूल में और इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो चलो एनर्जी इक्वल्स टू hc बाई लेमडा 6.625 10 टू द पावर माइनस 34 3 इंटू 10 टू द पावर 8 लेमडा 2600 इंटू 10 टू द पावर माइनस 10। ये कैलकुलेट करके क्या आया? 7.10 टू द पावर माइनस 19। पक्का ना? मैथ्स वाले लोग हो ना? हाँ ठीक है, तब भरोसा कर लेंगे। अब कन्वर्ट करना है किसमें? इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। इलेक्ट्रॉन वोल्ट में तो इसको डिवाइड कर दोगे 1.6, तो ये सीधा कितना आ जाएगा? 4.8 इंटू 10 टू द पावर, बस इतना ही रह जाएगा ना? अरे यही रह जाएगा ना, क्योंकि डिवाइड कर देंगे किससे? जूल को कन्वर्ट करने के इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, इलेक्ट्रॉन के चार्ज से। एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या लिखते हो? 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 जूल। तो अगर जूल को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करना हुआ तो इलेक्ट्रॉन की चार्ज से आप डिवाइड कर दो। ठीक, अब दूसरा पार्ट आइए। पहला पार्ट आसान था, कुछ था ही नहीं इसमें। What wavelength would be necessary to produce photoelectrons from tungsten having twice the kinetic energy of those at 2200? क्या आया? 1906। तो भी 1706 ला रहे। क्या वेवलेंथ होगी, जरूरत पड़ेगी फोटो इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए? टंगस्टन से निकालना है, हैविंग ट्वाइस काइनेटिक एनर्जी दोज ऑफ 2200। क्वेश्चन बी पार्ट समझ में आ रहा है? दो केस है, एक केस 1 और एक केस 2। दोनों में आप चलो E इक्वल्स टू क्या लिखते हैं? 5 प्लस काइनेटिक एनर्जी। E इक्वल्स टू क्या लिखा? 5 प्लस काइनेटिक एनर्जी। अब क्या कह रहा है कि क्या वेवलेंथ की जरूरत पड़ेगी, नेसेसरी टू प्रोड्यूस फोटो इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम टंगस्टन हैविंग ट्वाइस द काइनेटिक एनर्जी। इसकी काइनेटिक एनर्जी दुगुनी इसके काइनेटिक से, और इस केस में जो जिसकी दुगुनी है उस केस में 2200 की हमारी एनर्जी डाली गई है। तो इस केस में मेरी 2200 है। तो 2200 मेरा एंगस्ट्रॉम जो है वो क्या है? कौन सी एनर्जी है ये? ई है या फाई है? ई है। फाई तो डिसाइडेड है, लिखा हुआ पार्ट में। तो ये मेरी ई है। ई कितनी है? hc बाय लेमडा। तो लेमडा कितनी दी हुई है? 2200। मुझे निकालनी क्या है? ई ना, यही ना पूछ रहा। वेवलेंथ वुड बी नेसेसरी टू प्रोड्यूस फोटो इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम टंगस्टन हैविंग ट्वाइस द काइनेटिक एनर्जी, जिसकी काइनेटिक एनर्जी दुगुनी है। ये आपको निकालनी है। तो लेमडा के टर्म में इक्वेशन को कन्वर्ट कर लिया जाए, क्योंकि लेमडा ही पूछा जा रहा है। क्या ये आया समझ में? दो केस बोला गया आपको। व्हाट वेवलेंथ, पहले तो ये दे दिया गया कि थ्रेशोल्ड वेवलेंथ प्रोड्यूसिंग द फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट इन टंगस्टन इज 2600। तो 2600 के थ्रू आपने क्या निकाल लिया? वर्क फंक्शन। ये मेरा क्या निकल गया? अब दूसरा पॉइंट क्या है? क्या वेवलेंथ की जरूरत पड़ेगी किस चीज के लिए? फोटो इलेक्ट्रॉन्स निकालने के लिए टंगस्टन से, जिसकी दुगुनी काइनेटिक एनर्जी है पहले वाले से। तो इसकी काइनेटिक एनर्जी जो भी है इसकी दुगुनी है।
तो एक काम करो, काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू लिख के डिवाइड कर लो। दोनों केस में काइनेटिक एनर्जी लिख करके निकाल के डिवाइड कर लो, तो काइनेटिक एनर्जी कैंसिल हो जाएगी अपने आप। क्या 2200 इसका लेमडा है। व्हाट वेवलेंथ वुड बी नेसेसरी टू प्रोड्यूस फोटो इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम टंगस्टन having twice the, नहीं उसका ही होगा ना, स्पष्ट तो लिखा है जिसकी है having twice the kinetic energy those at 2200, जिसकी 2200 है, इसी की तुलना में इसकी दुगुनी है, तो having twice, तो पिछले वाले इसका फर्स्ट वाले का डबल है। तो यहां से काइनेटिक एनर्जी निकाल लिया केस 1 का, क्या आ गया 2 इंटू काइनेटिक एनर्जी लिख देना, E माइनस 5 ई क्या लिखोगे hc बाय लेमडा, लेमडा चाहिए ना यहां पे, चाहिए, और माइनस क्या hc बाय लेमडा नॉट, बोलो, और एंड दूसरा इक्वेशन क्या बनेगा, काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू hc बाय लेमडा कितने पे 2200 वाली ना, अब माइनस hc बाय लेमडा नॉट, क्या कर दे इक्वेशन को डिवाइड कर ले, अरे घटा डिवाइड कर देना, डिवीजन से हो जाएगा, डिवाइड द इक्वेशंस। चलो तो ये आ गया 2/1 इक्वल्स टू, बोलो HCA तो कैंसल हो जाएगा, तो ऊपर के सारे में कैंसल हो जाएगा ना, डिवाइड हो गया, तो 1 बाय लेमडा न्यू माइनस C बाय सॉरी HC तो हट गया, 1 बाय लेमडा नॉट डिवाइडेड बाय 2/1 किए हो, ये बाय 1, ठीक है, 1 बाय लेमडा 2200 और माइनस 1 बाय लेमडा नॉट, मल्टीप्लाई कर दें इसे क्रॉस, बोलो, तो 2 इंटू 1 बाय लेमडा 2200 माइनस 1 बाय लेमडा नॉट इक्वल्स टू 1 बाय लेमडा न्यू और माइनस 1 बाय लेमडा नॉट, हो गया छोटू। ये देखो ये सेम टर्म है, अरे है ना, ये 2 है और वो 1 है, तो ये माइनस इधर आया प्लस हुआ, तो ये बचेगा क्या इस तरह से 2 बाय लेमडा 2200 इक्वल्स टू, ये -2 था, -2 उधर गया तो +2 हुआ, तो क्या बचेगा 1 बाय लेमडा नॉट, अरे यही ना आया। इस तरह से हमारा निकालना क्या है, लेमडा नॉट ना, क्या निकालना, और प्लस क्या होगा, अच्छा प्लस, सॉरी 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 सॉरी, अच्छा अच्छा सॉरी, 1 बाय लेमडा न्यू निकालनी, क्या है 1 बाय लेमडा न्यू निकालनी है, ठीक है। तो इस तरह से, तब तो इसको उधर ही रखना चाहिए था ना, घटा देते ना, अब तो स्ट्रेट आ गया है, तो बोलो 1 बाय लेमडा न्यू, अरे इसको उधर ही रखना था जब न्यू ही निकालना है ना, इक्वल्स टू 2 बाय 2200 ना, अब रख दे वैल्यू, ये क्या हो गया, वैल्यू रख दिया, तो 2 बाय 2200, ठीक से देखो, ठीक से, अब माइनस जाएगा उधर की प्लस, प्लस प्लस ना, -2 था, माइनस रह जाएगा, -1 बाई कितना, कितना था बोलो 2600, क्या आ गया, क्या आया करके, कितना आया कैलकुलेट करने के बाद 1900,
अब इसको कैलकुलेशन में आप फंस गए तो फंस गए, वो अलग बात है, क्वेश्चन में बहुत कुछ था नहीं। फिर से देख लो, पहला दिया है कि थ्रेशोल्ड वेवलेंथ प्रोड्यूसिंग द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इन टंगस्टन इज 2600। वेवलेंथ पूछ दिया, वेवलेंथ थ्रेशोल्ड वेवलेंथ दिया हुआ है और एनर्जी में कन्वर्ट करना, तो एनर्जी को निकाल दिया, फाई हमारा निकल गया। ये वेवलेंथ को अब हम थ्रेशोल्ड को यहां पे यूज करेंगे, लेकिन इसमें दो सिचुएशन दिया है। क्या वेवलेंथ की जरूरत पड़ेगी फोटो इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए टंगस्टन से, यदि दुगुनी काइनेटिक एनर्जी हो जाती है पहले वाले से। तो पहले वाले केस की केस में दुगुनी, पहला वाला केस कौन, जिसमें काइनेटिक एनर्जी कितने पे इमिट हो रहा, 2200 पे। तो 2200 पे इमिट जब होगा, आप देखिए ना वेवलेंथ घट गया। पहले वेवलेंथ क्या था मेरा, अरे लेमडा नॉट कितना है, आप गौर कीजिए ना, लेमडा नॉट कितना था 2600, आपने दिया कितना है 2200, तो लेमडा घटी मतलब एनर्जी बढ़ी, मतलब हमने ज्यादा एनर्जी दिया है। तो एक तो कंफर्म हो गया कि फोटो इलेक्ट्रॉन निकलेगी ना, अरे निकलेगी ना। तो फोटो इलेक्ट्रॉन मेरा ऐसा नहीं ना सोच रहे हो फोटो इलेक्ट्रॉन निकलेगा करस्पॉन्डिंग टू 400 एंगस्ट्रॉम, किसी के दिमाग में है भी, होगा किसी के दिमाग में कि सर 2200 तो एब्जॉर्ब कर लिया, 400 बचा, ये सब नहीं सोचते हो ना छुट्टी, क्योंकि लेमडा नीचे होता है, वो डायरेक्ट माइनस नहीं हो सकता। तो चलिए, तो ये निकालना है। तो अब कह रहा है कि सेकंड के केस में क्या वेवलेंथ की जरूरत पड़ेगी, मतलब एनर्जी समझो जो फोटो इलेक्ट्रॉन इमिट करवा दे, जिसकी काइनेटिक एनर्जी दुगुनी है पहले वाले के केस से। तो हमने क्या किया, टू काइनेटिक एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी को अलग अलग कर लिया, और दोनों इक्वेशन में इस तरह से एचसी वाला लेमडा जो नया पूछ रहा है, और वहां जो लेमडा हो गई 2200, हमने डिवाइड कर लिया, तो सिंपली निकल गया वो। अब बाकी तरीके से रखेंगे वैल्यू तो लंबी होगी, बनेगी तब भी, लेकिन काफी लंबी हो जाएगी। एक क्वेश्चन और आपको बस बना दीजिए, ये सब आप घर से बना लेंगे, ठीक है, वो पड़ा रहेगा उसमें। इसको सिर्फ बनाइए जल्दी, सिर्फ ये बात। हाँ भाई जाना, क्लास ही है तेरी, जाओ। जिस दिन न्यूमेरिकल रहे उस दिन जल्दी क्लास हो जाती है, जाओ 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 जाओ। लगा के वी नहीं है, न्यू है। न्यू माइनस न्यू नॉट डेल्टा वी हो गया, डेल्टा न्यू हो गया। कौन है, डी। मेंस नीट में ऐसा ही पूछेगा आपसे, क्या है, डी। डी आया, आया छोटू, नहीं आपका दिव्या, डी उसका नहीं आया, डी आ गया, तो अब आप जा सकते हैं। समझा दीजिए। देखिए पहला पॉइंट क्या पूछा हमने, दी हुई क्या क्या, फोटोन है फ्रीक्वेंसी न्यू की,
कॉजेज फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन, मतलब ये फ्रीक्वेंसी डाली गई है ना जी न्यू, अब इससे ये निकल रहा है फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन फ्रॉम अ सरफेस विथ थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी न्यू नॉट, ये भी बोल दिया है कि थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी न्यू नॉट। अब आपसे पूछ रहा डी ब्रॉगली वेवलेंथ, तो पहले आपके पास अवेलेबल क्या है, एच न्यू इक्वल्स टू एच न्यू नॉट और प्लस क्या, काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक, अब पूछ रहा है डी ब्रॉगली वेवलेंथ, ये अवेलेबल है आपके पास। अब डी ब्रॉगली वेवलेंथ पूछ रहा है फोटो इलेक्ट्रॉन का, जो इलेक्ट्रॉन निकला है इसकी लैम्डा क्या है, यही पूछ रहा। तो डी ब्रॉगली वेवलेंथ के लिए लैम्डा जो इलेक्ट्रॉन का निकालोगे तो एच बाय एम वी, तो एम किसका लेना है, इलेक्ट्रॉन का मास, और वी भी किसकी लेनी है, इलेक्ट्रॉन की। अब ये वी कौन सा, ये इलेक्ट्रॉन है कौन, इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन है ना, तो इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन की स्पीड क्या होगी, स्पीड कहां से आएगी, तो स्पीड फंक्शन होगा काइनेटिक एनर्जी का, जो काइनेटिक एनर्जी यहां पे आया है। इसका मतलब क्या करना है मुझे, पहले यहां से v की वैल्यू निकालनी है। तो काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू क्या हो गया, h इंटू न्यू माइनस न्यू नॉट, बोलो h इंटू डेल्टा न्यू। अब ये काइनेटिक एनर्जी को क्या लिखोगे, हाफ एम वी स्क्वायर, तो हाफ एम वी स्क्वायर इक्वल्स टू h इंटू डेल्टा न्यू। तो इस तरह से v इक्वल्स टू क्या आ गया, क्या आ गया जी, 2h न्यू इंटू 2h डेल्टा न्यू। अब बाई m ना, इसका क्या आ गया, स्क्वायर रूट। अब इसको वहां पे डाल देना पड़ेगा, बोलो तो क्या आ गया मेरा, h बाई m, v को डालो, स्क्वायर रूट क्या है अंदर में, 2h डेल्टा न्यू, बोलो। अब बाई ऊपर क्या चले जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ m, तो ये कैंसिल होके क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ m। तो क्या बचेगा फाइनली, h बाई स्क्वायर रूट के अंदर 2hm डेल्टा, h हट गया क्या, अच्छा h रूट में चला गया, नीचे से h हट गया ना, ऊपर चला जाएगा ना रूट में। तो नीचे क्या लिखना है फिर, 2 ना, बस 2, और यहां h लग गया, स्क्वायर रूट लग गया। तो कौन सा आंसर आ गया, बी। तो ये 2-3 क्वेश्चन है, इसको बना लोगे। एक ये वाली है, देख लेना, ये वाली भी ठीक ठाक क्वेश्चन है। एक ये वाली है, 2 क्वेश्चन है यहां, बाकी तो कर दिया। तो आज हम लोगों ने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट किया, कुछ क्वेश्चंस किया, लेकिन जो आईआईटी वाले लोग हैं उनकी एक सीट अलग होगी एक्स्ट्रा, आईआईटी वालों की, और वो सब्जेक्टिव होगी। आईआईटी वालों की, जेईई एडवांस्ड वालों की, वो 10, 12, 15, 20 क्वेश्चन की एक सब्जेक्टिव सीट अलग होगी, और बाकी कॉमन जो होगी मेंस और नीट लेवल वाली, वो डीपीपी अगले दिन आप प्रैक्टिस करेंगे क्लास में सेम टाइम पर, ठीक है। टॉपिक फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, अगले दिन हम लोग नया चीज स्टार्ट करें। थैंक यू।